बात 1940 की है, जब एक लड़का जिसका नाम चंद्र मोहन था वह रेलवे स्टेशन पर वहां मौजूद बहुत सारे लोगों के साथ महात्मा गांधी का वेट कर रहा था। कुछ ही देर में महात्मा गांधी वहां ट्रेन से पहुंचने ही वाले थे। चंद्र मोहन उस समय छोटा था, लेकिन उसके पास उस समय 3 रुपए थे और उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 3 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे। महात्मा गांधी के साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा भी सफर कर रही थी। ट्रेन लगभग 13 घंटे लेट हो गई थी। वहां मौजूद बहुत सारे लोगों में से काफी लोग अब जा चुके थे, लेकिन चंद्र मोहन अब भी वहां पर महात्मा गांधी का वेट कर रहा था। जब महात्मा गांधी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां के रेलवे मास्टर ने चंद्र मोहन को महात्मा गांधी से मिलवाया और उस छोटे से लड़के की बहुत तारीफ भी की। चंद्र मोहन से मिलकर महात्मा गांधी मुस्कुराए और उन्होंने चंद्र मोहन से कहा कि तुम्हारी जेब में इस समय क्या है? तो चंद्र मोहन ने कहा मेरी जेब में 3 रुपए हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा करो कि इसे दान कर दो। उस समय महात्मा गांधी जगह जगह जाकर डोनेशन कर रहे थे, तो उनके पास एक डोनेशन बॉक्स था। तब चंद्र मोहन बहुत ही बेबाकी के साथ बोला कि अगर हिम्मत है तो ये 3 रुपए मुझसे ले लो और एक बात बताओ कि आखिर मैं दान क्यों करूं? तब गांधी जी ने कहा कि तुम्हें ये दान गरीबों के लिए करना चाहिए। तब चंद्र मोहन ने वो 3 रुपए लिए और डोनेशन बॉक्स में डाल दिए और डोनेशन बॉक्स को उठाया और वहां से जाने लगा। अब ये सब देखकर महात्मा गांधी पूरी तरह से शॉक्ड हो गए और उन्होंने कहा कि ये बॉक्स कहाँ ले जा रहे हो? तब चंद्र मोहन ने कहा कि मैं इस बॉक्स को गरीबों में ही दान करने के लिए ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं और मैं ये पैसा उनको दान कर दूंगा। जिस लड़के की बात मैं कर रहा हूँ उस लड़के का पूरा नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन और यही लड़का आगे जाकर भगवान रजनीश और उसके बाद ओशो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए ओशो की पूरी जिंदगी को शुरू से समझते हैं। ओशो का जन्म 11 जनवरी 1931 मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था और वह एक जैन फैमिली से बिलोंग करते थे। ओशो अक्सर अपनी स्पीच में अपनी अर्ली लाइफ के बारे में अक्सर बात किया करते थे। ओशो अपनी स्पीच में बताते थे कि अक्सर उनकी हर बात पर सवाल करने की आदत थी और इसी आदत की वजह से उन्हें एक बार कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। ओशो ने जबलपुर से 1955 में अपना बीए कंप्लीट किया था। बीए कंप्लीट होने के बाद 1957 में उन्होंने सौगर यूनिवर्सिटी से अपना फिलॉसफी में मास्टर की डिग्री पूरी की थी। कहते हैं कि मास्टर डिग्री के बाद उन्होंने फिलॉसफी पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन अपनी मास्टर की डिग्री पूरी करने से पहले 21 साल की उम्र में ओशो को इंटेंस स्पिरिचुअल का अनुभव हुआ और इन सारे एक्सपीरियंस की वजह से ही उनका इंटरेस्ट फिलॉसफी की तरफ गया और उन्होंने फिलॉसफी से मास्टरी की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद ओशो फिलॉसफी के टीचर बने रहे और उन्होंने अलग अलग जगहों पर रिलीजियस और ट्रेडिशंस के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ओशो की बातें लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करने लगी। ओशो की कई ऐसी बातें थी जिस वजह से लोग उनसे अट्रैक्ट होने लगे और इस बीच ओशो जगह जगह जाके अपनी स्पीच दिया करते थे, लेकिन इस बीच उनके पास छोटे छोटे से गैंग हुआ करते थे, यानी कम लोग हुआ करते थे जिनको वो अपनी सारी स्पीच सुनाया करते थे। और कुछ विवादों की वजह से उन्होंने यूनिवर्सिटी से रिजाइन ले लिया और फुल टाइम स्पिरिचुअल गुरु बन गए और इंडिया की अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी स्पीचेस को वो देने लगे। ओशो अपनी स्पीच में पॉलिटिक्स, रिलीजियस इस तरह की बातें किया करते थे जिससे उनकी बातें कभी कभी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा करती थी और इसी कंट्रोवर्सी की वजह से वो हल्के हल्के बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगे और उनके फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसमें से एक थी लक्ष्मी, जिनका नाम चेंज करके ओशो ने माँ योग लक्ष्मी रख दिया था और दूसरी थी क्रिस्टीना वुल्फ, जिनका नाम प्रेम निवानो रखा गया था। माँ लक्ष्मी ओशो की पहली सेक्रेटरी बनी और दूसरी क्रिस्टीना। फॉरेन कंट्रीज में जितने भी ओशो के कैंप हुआ करते थे उनका मैनेजमेंट ये दोनों सेक्रेटरीज ही देखती थी। ओशो की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में इन दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान था। फिर आगे जाके ओशो ने नव संन्यास मूवमेंट्स की भी शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने सारे बंधन तोड़कर खुलकर जीने की बात की थी। इस मूवमेंट्स में जो उनका सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट रहा वो रहा सेक्स से स्पिरिचुअल को जोड़ना, अपने लोगों के लिए इसे एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा बताना। फाइनली ये जो नव संन्यास मूवमेंट था ये बहुत ही ज्यादा सक्सेस रहा और ओशो से बहुत ही ज्यादा लोग आके इसमें जुड़ने लगे और ना ही केवल इंडिया में, फॉरेनर्स में भी उनके बहुत ही ज्यादा फॉलोअर्स होने लगे थे। ईयर टू ईयर ये जो नंबर था फॉरेनर्स का वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि फॉरेनर्स बहुत ज्यादा अमीर भी हुआ करते थे तो फॉरेनर्स से बहुत ज्यादा पैसा भी ओशो को मिल रहा था और इसी पैसे से ओशो ने पुणे के गोरेगांव में एक आश्रम ओपन किया। यह आश्रम इतना ज्यादा बड़ा था कि वहां पर ओशो के बहुत सारे फॉलोअर्स रहा करते थे
जो कि आश्रम के अलग अलग कामों को किया करते थे। एक टाइम पे यहाँ पर रहने वाले फॉलोअर्स की संख्या लगभग 30,000 थी, जिसमें ज्यादातर तो फॉरेन कंट्री के लोग ही थे। ओशो ने आश्रम में बहुत सारी थेरेपीज और थिंक ऑपरेटिव मेथड को भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और इन सारी प्रैक्टिसेस को ओशो मनुष्य के स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाने का तरीका मानते थे। यानी कि आश्रम के कोई भी लोग किसी के साथ भी सेक्सुअल एक्टिविटीज कर सकते थे, और इसी प्रैक्टिस के चलते ओशो के आश्रम पर बहुत सारे एलिगेशंस लगने भी शुरू हो गए। इस कंट्रोवर्शियल एक्टिविटीज के चलते एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट भी ओशो पर भड़की हुई थी। इसमें और आग में घी डालने जैसा काम किया उनकी सबसे मोस्ट पॉपुलर बुक, जिसका नाम था संभोग से समाधि की ओर, क्योंकि इस बुक में बहुत ही ओपनली तरीके से ओशो ने सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी की बातें की थी। इसके चलते ही लाखों लोगों ने इस किताब को पढ़ा था। हालांकि ओशो की जो आर्ग्यूमेंट्स होती थी वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए भी होती थी, क्योंकि ओशो उस समय पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में भी बहुत ज्यादा खुलकर बातें किया करते थे, जिस वजह से बहुत सारे पॉलिटिशियन ओशो से बहुत ही ज्यादा नाराज हुआ करते थे। ओशो का बढ़ता हुआ कद और उनके द्वारा की गई इस तरह की प्रैक्टिसेस जो वहाँ की मौजूदा गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा खलने लगा, और उन्होंने इनडायरेक्टली ओशो पर एक्शन लेना शुरू भी कर दिए। 1977 में जब मोरारजी देसाई देश के पीएम बने और वह ओशो के इस कल्ट के डायरेक्ट अगेंस्ट थे, और ओशो पर उन्होंने बहुत सारे एक्शन भी लिए थे, जिसमें से एक था कि बाहर से आने वाले ओशो के जितने भी फॉलोअर्स थे और वो जितना भी डोनेशन कर रहे थे उसमें गवर्नमेंट एक हैवी टैक्स ले रही थी। इसके अलावा उन पर बहुत सारे लीगल केसेस भी किए गए। अब बढ़ती कंट्रोवर्सी और गवर्नमेंट के दखल देने की वजह से ओशो का इंडिया में रहना मुश्किल होता जा रहा था, और इन सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए ओशो ने अमेरिका जाना बेहतर समझा, और उनका ये डिसीजन आगे चलकर उनके लिए एक और कंट्रोवर्सी पैदा करने वाला था। 1981 में अमेरिका जाने से पहले उनसे उनकी एक और नई शिष्य जुड़ती है, जिसका नाम था शीला अंबालाल पटेल, जो नाम ओशो ने चेंज करके माँ आनंद शीला रख दिया था। कहते हैं कि माँ आनंद शीला ही ओशो के डाउनफॉल का सबसे बड़े रीजनों में से एक रही। फाइनली 1981 में ओशो अमेरिका के लिए चले गए। अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट साइड में एक डेजर्ट है जिसको वास्को काउंटी कहा जाता है। इस जगह पे ही ओशो के हजारों फॉलोअर्स ने मिलकर एक पूरी की पूरी सिटी ही बना दी थी, जिसका नाम रजनीशपुरम रखा गया था। यहाँ तक कि उस समय के मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना भी इस सिटी के अंदर गार्डनिंग का काम किया करते थे, और उन्होंने अपने करियर से भी बाय बाय कह दिया था। वो यहाँ पर 1982 में आए थे। रजनीशपुरम में यहाँ रहने वाली पब्लिक के लिए लगभग सारी फैसिलिटीज उपस्थित थी, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, वो सभी इसी एक ही जगह पर मौजूद थी। और इस रजनीशपुरम का अमेरिकन गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि सब कुछ वहां पर ओशो के कंट्रोल में चल रहा था। इस जगह पर ओशो से मिलने के लिए उनके बड़े बड़े फॉलोअर्स आया करते थे। इसी बीच अमेरिका में ओशो की जो पॉपुलैरिटी थी वो इतनी ज्यादा एक्सपैंड कर गई। एक टाइम था जब ओशो के पास 90 से भी ज्यादा रोल्स रॉयस थी, और एक्सपेंसिव वॉचेस का एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन भी हुआ करता था, और ये सब उनको मिला था उनके रिच डेवोटीज के द्वारा। लेकिन जो इंडिया में कंट्रोवर्सी हुई थी उस चीज के एक्सपीरियंस से सीखते हुए ओशो ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज की थी। उन्होंने रजनीशपुरम में सेक्सुअल एक्टिविटीज को पूरी तरह से कंट्रोल किया था, और इसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। लेकिन इतना कंट्रोल करने के बाद भी उनके आश्रम से एड्स वायरस के एविडेंस लगातार मिलते रहे, और इससे जुड़ी सारी की सारी न्यूज़ेस सामने आती रही। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का प्रशासन भी ओशो के इस बढ़ते हुए कल्ट से परेशान होने लगा था, और वो ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ओशो के इस बढ़ते कल्ट पर कंट्रोल किया जाए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि ओशो इंडिया से आए हैं और अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओशो पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उनके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह के स्पिरिचुअल लीडर इंडिया से अमेरिका जा चुके थे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को सक्सेसफुली लीड भी कर चुके थे, जिनमें काफी अलग अलग नेम थे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमाहंस और इस्कॉन के फाउंडर स्वामी प्रभुपाद। ये सब ओशो से पहले अमेरिका जा चुके थे और इनको इनके क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा सक्सेस भी मिली थी। 1978 में ओशो की तरह ही एक और कल्ट लीडर थे जिम जोन्स। उन्होंने अपनी एक अलग सिटी बना दी थी जिस सिटी का नाम था जोन्स टाउन, और कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से सच है कि ओशो 20th सेंचुरी के सबसे बड़े फिलॉसफर थे। कुल मिलाकर रजनीशपुरम और जोन्स टाउन में लगभग काफी सिमिलरिटी थी, लेकिन कुछ समय बाद इस जोन्स टाउन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से वहां पर 918 लोगों की डेथ हो गई, और मरने वालों में मोस्टली लोग अमेरिका के ही निवासी थे। यही वो वजह थी जिस वजह से अमेरिका ओशो के बढ़ते इस कल्ट को लेकर घबराया हुआ था और वहां पर होने वाली हर एक चीज पर अपनी पैनी नजर रखा हुआ था। आगे जाकर अमेरिका की गवर्नमेंट ने मां शीला को भी गिरफ्तार किया और उनके ऊपर एक केस बनाया जो कि फूड पॉइजन से रिलेटेड था, और इसको अमेरिका की गवर्नमेंट ने बायो टेरर नाम दिया। और अमेरिका की गवर्नमेंट का ऐसा कहना था कि मां शीला ने ये इसलिए किया क्योंकि वो इलेक्शन में अपने यहाँ के लीडर को जिताना चाहती थी। तो इस तरह के कई एलिगेशंस
अमेरिकन गवर्नमेंट ने मां शीला पर लगाए और उनको जेल में डाल दिया। मां शीला पर वो केस चला और वो सारे के सारे जितने एलिगेशंस थे वो सच माने गए और मां शीला को 20 साल की सजा हुई। और उन्होंने ये ऐसा किया क्योंकि इस वजह से वो आगे जाकर ओशो पे भी कोई डायरेक्ट एक्शन ले पाए और यही वो एक ऐसी वजह थी जिस वजह से ओशो को अमेरिकन गवर्नमेंट ने पकड़ा और जेल में डाल दिया और उन पर भी कुछ एलिगेशंस लगा दिए। ओशो को 12 दिन तक अमेरिका की अलग अलग जेल में रखा गया, यहाँ तक कि उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया और अमेरिका के कहने पर 21 कंट्रीज में उनको पूरी तरह से बैन कर दिया। फाइनली 12 दिन के बाद जब ओशो उस कस्टडी से बाहर आए तब उनके पास इंडिया वापस जाने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब जनवरी 1987 में ओशो अपने पुणे वाले आश्रम में आ जाते हैं। यही वो समय था जब पुणे के अपने आश्रम में ओशो ने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन्हें जेल में स्लो पॉइजन दिया गया और उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई, क्योंकि अमेरिका से लौटने के कुछ समय बाद ही उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा जो कि उनकी सेहत से रिलेटेड था। यहाँ तक कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही थी, जिसको उन्होंने अमेरिका के द्वारा दिए गए स्लो पॉइजन का ही रीजन बताया। अब 19 जनवरी 1990 लगभग 60 साल की उम्र में ओशो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, यानी कि उनकी डेथ हो गई। जहां ओशो की लाइफ पूरी तरह से कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी, वहीं उनकी डेथ भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। उनकी डेथ को लेकर आज तक बहुत सारी ही थ्योरी सामने आई और ज्यादातर थ्योरीज ये बताती हैं कि उनके करीबियों ने ही उनको पॉइजन देके मार दिया, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये बताया जाता है कि ओशो इतने ज्यादा सक्सेसफुल थे कि उनके पास बहुत ज्यादा ही प्रॉपर्टी थी और यही प्रॉपर्टी उनकी मौत की वजह भी बनी। ओशो की मिस्टीरियस डेथ पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अभय बाध्या ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था हु किल्ड ओशो। इन्होंने अपनी इस बुक में ओशो के आश्रम में उनकी डेथ के समय बहुत सारी इररेगुलरिटी के बारे में भी बताया है। यहाँ तक कि ओशो की डेथ पर उनके भाई और उनकी मां ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ओशो की तबीयत खराब है ये किसी को नहीं बताया गया। जिस दिन ओशो की मौत हुई उस दिन उनकी मां भी हालांकि आश्रम में ही थी, लेकिन उनको ओशो की मौत के बारे में 2 घंटे के बाद बताया गया। हालांकि आज भी ओशो पूरी तरह से सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और उनकी जो बातें हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं और जो उनका पुणे में आश्रम है वो आज भी सफलतापूर्वक चल रहा है और उनके खुद के भाई ही इसे रन करते हैं, जो दिखने में भी लगभग ओशो की तरह ही हैं। इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी लोगों का एक ग्रुप ऐसा था जो ओशो को 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा फिलोसोफर मानते हैं। उनके जितने डेवोटीज हैं वो उनको भगवान रजनीश या ओशो कहकर पुकारते हैं और उनका ऐसा भी मानना था कि ओशो ना तो कभी पैदा हुए और ना ही कभी मरे, वो तो बस इस दुनिया में आए और अपना काम किया और चले गए। और यही वो रीजन है कि आज का यूथ और आज से 50 साल पहले का यूथ भी उनकी बातों से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।